विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। आज हमने करना है संसद में वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। संसद में वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। और उसमें करना हमने सबसे पहले बजट वार्षिक वित्तीय विवरण। संवैधानिक नाम जो होता है बजट का वो क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 112 और 112 के साथ ही हमने राज्य का बजट भी याद कर देना है। 202 आर्टिकल 202 में राज्य का बजट और आर्टिकल 112 में देश का बजट। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, अब से लेकर 2-3 जो लेक्चर होंगे उसमें मैं बता दूं कि वो प्री में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। ठीक है, मेंस में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 के तहत दिए गए हैं। 112 से 117 मैंने बताया था आपको। 112 बजट होता है, 117 में वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल बिल होता है, वित्त विधेयक। ठीक है, तो 112 से लेके 117 के तहत दिया गया अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट के बारे में है। मैंने कहा एक बार क्वेश्चन खाली इतना पूछा गया कि बजट का संवैधानिक नाम क्या है? आंसर वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वैसे फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है। किसका? राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष आपको पता है कब शुरू होता है हमारा? 1 अप्रैल से लेकर और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। मार्च फाइनल सुना होगा आपने, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो क्या करेगा कि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखवाए। दरअसल बजट है क्या? बजट क्या है? अनुमानित आय और व्यय का विवरण है। क्या है? बजट को आप अपने घर के हिसाब से समझ लीजिए। घर में वेतन आता है या घर में जो पैसा आता है, आपके जो गार्डियंस हैं, माता पिता हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपना बजट बनाते हैं। पहले देखते हैं भाई हमारे पास कितना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, इतनी फीस जानी है, इतना रेंट जाना है, इतना पानी का बिल जाना है, इतना बिजली का बिल जाना है। यही करते हो ना। देश का बजट भी लगभग वैसे ही। अगर आप घर का बजट समझ गए, देश का बजट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने कहा नंबर मिलते हैं किस पे? लिखने पे। अब आपसे पूछ लिया बजट क्या है, आपने कहा जी वैसे ही है जैसे घर में होता है, तो इस पे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको बोलना पड़ेगा अनुमानित आय और व्यय का विवरण। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष में। ये चीजें क्या है कि इनको क्रम से लिखना है। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस या जितने भी हैं ये सब सब्जेक्ट, भले ही ये 8 सब्जेक्ट हैं लेकिन विज्ञान से कहीं कम नहीं है। ना तो इतिहास, ना भूगोल, ना राज्य व्यवस्था, कोई भी चीज क्या है? विज्ञान की तरह पढ़िए, उसको लिखिए, नंबर मिलेंगे। तो ठीक है भाई, राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का, खास ध्यान जो देना आपने, अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखवाए। सामान्य बोलचाल में से बजट कहा जाता है, किंतु संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। 2017 से पहले भारत में 2 तरह के बजट पेश किए जाते थे। एक आम बजट होता था, एक रेल बजट होता था। और रेल बजट बहुत पहले अलग कर दिया गया था। एक्वर्थ कमेटी की एक रिकमेंडेशन थी बहुत पहले। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? उसमें रेल बजट को अलग कर दिया गया था। एक बार चेक कर लीजिए एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन कब आई थी? क्या 1924-25 के आसपास आई थी? अंग्रेजों के समय में आई थी वो एक्वर्थ कमेटी। चेक कीजिए। ठीक है, वर्ष 2017 से पूर्व भारत में 2 तरह के बजट पेश किए जाते थे। एक रेल बजट होता था, एक आम बजट होता था। लेकिन 2017 के बाद रेल बजट जो होता था रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत होता था। आम बजट जो होता था फरवरी माह के अंतिम दिन में होता था। पहले फरवरी माह के अंतिम दिन वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता था। कहां पर पेश किया जाता था? लोकसभा में पेश किया जाता था। वर्ष 2017 में श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया।
एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन कब आई थी? 1924 में। तो अंग्रेजों का समय था, उस समय रेल बजट अलग आने लगा तब से, और आम बजट क्या होने लगा। तो मोदी जी ने कहा भाई ये रेल बजट आम बजट अलग अलग क्यों, रेल बजट रेल मंत्री द्वारा, आम बजट वित्त मंत्री द्वारा, इसको एक कर दो। कि क्या कर दो, और ये फरवरी के अंतिम माह में जरूरत नहीं है, फरवरी के प्रारंभ में इसको लेके आओ। क्या लेके आओ? स्टार्टिंग में, जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है बजट पेश कर दो। क्या कर दो? बजट को पेश कर दिया जाए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अब फरवरी माह के प्रारंभ में ही क्या आ जाता है? बजट आ जाता है। दूसरा, रेल बजट और आम बजट वित्त मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। बजट में भारत सरकार की आगामी वर्ष में आय और व्यय का विवरण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है। ध्यान देना, आप खाली क्या करते हो, ये मान के चलते हो कि बजट में भारत सरकार की आगामी वर्ष में, आगामी मतलब आने वाले वर्ष में, आय और व्यय का विवरण, आय और आय बोलते हैं इनकम को, व्यय बोलते हैं एक्सपेंडिचर को, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण, तथा साथ में ध्यान रखना आपने, सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है। सरकार की वित्तीय नीतियों के दर्शन कहां होते हैं? आंसर, बजट में होते हैं। कहां होते हैं? बजट में। तो सरकार की वित्तीय नीतियों यानी फाइनेंशियल पॉलिसीज जो हैं उनका उल्लेख होता है। बजट में अनुमानित व्यय को दो मदों में अलग अलग दर्शित किया जाता है। नंबर एक, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि, और दूसरा भारत की संचित निधि से व्यय के लिए अपेक्षित अन्य राशि। इंपॉर्टेंट जो होता है वो भारत की संचित निधि से व्यय के लिए अपेक्षित अन्य राशियां होता है। क्या होता है? क्योंकि जो भारत की संचित निधि पर भारित हैं वो है पहले से ही, वो मैंने बता रखा है आपको कि 112 के अगर 3 में जाएंगे, 112 के 3 में ये बता रखा है कि कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं। उसमें मैंने बताया था आपको कि नंबर 1, राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, उसके पद से संबंधित जितने भी व्यय होंगे वो क्या भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। साथ में मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति नहीं बोल रखा है यहाँ पे, लेकिन राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, इनके वेतन और भत्ते। तीसरा मैंने बताया था भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का, भारत सरकार जो ऋण लेती है, क्या लेती है? लोन लेती है, उसकी जो ब्याज की अदायगी होती है या ऋण की अदायगी होती है, उस पर दिया जाने वाला जो ब्याज होता है वो भी किस पर भारित होता है? भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है ना। मैंने साथ में बताया था उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, वेतन नहीं बोलेंगे, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। ठीक है, साथ में मैंने बताया था भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन। साथ में किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण, अधिकरण बोलते हैं ट्रिब्यूनल को, क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल। मेरे ख्याल से 14A में पढ़ते हैं, संविधान के भाग 14 क में ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है, 14A, है ना। तो अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट को लागू करने के लिए जो अपेक्षित व्यय होते हैं वो भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कोई अन्य व्यय जो संसद द्वारा भारत की संचित निधि पर भारित घोषित किया जाए। मैंने कहा किसी अन्य व्यय को भी संसद क्या कर सकती? भारत की संचित निधि पर भारित कर सकती है। इतना समझ में आ गया? ये मान के चले जैसे आपके घर में दो गुल्लक होते हैं, गुल्लक समझते हो? गुल्लक, है ना। एक को मान लो भारत की संचित निधि है, ज्यादा बड़ा जो होता है वो गुल्लक, वो भारत की संचित निधि है, आर्टिकल 266 में है। किसमें है? 266 में है। और एक भारत की आकस्मिक निधि है, वो 267, आर्टिकल 267 में। भारत की इस गुल्लक से क्या क्या निकालना है? क्या इस गुल्लक से दो तरह की चीजें निकालनी है। एक तो जो भारित है ही है, जैसे घर में भी करते हैं ना कि भाई इसी गुल्लक को हर महीने फोड़ेंगे, इसमें से मेरा इंश्योरेंस का जाएगा, क्या जाएगा, या साल भर में फोड़ेंगे तो इंश्योरेंस जो पॉलिसी करा रखी है उसका पैसा इस गुल्लक से जाएगा, वो भारित है ऑलरेडी। या जो क्या बोलते हैं, कोई और तरह का जो शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च है, या क्या घूमने फिरने के लिए जो किया जाने वाला खर्च है, वो इस गुल्लक से करेंगे। एक आकस्मिक निधि, माना कोई आकस्मिकता आ गई तब, समझ में आया? तो ये भी बताया था मैंने, जो 266 वाला गुल्लक है उससे पैसा निकालने का जो है
अधिकार वो किसको, संसद को, किसको। और ये जो आकस्मिक निधि वाला है, क्योंकि जब आकस्मिकता आती है तो उसमें राष्ट्रपति को दिया गया है। देश की जो आकस्मिक निधि है उससे धन निकालने का अधिकार जो दिया गया है राष्ट्रपति को दिया गया है, बाद में संसद उसका अनुमोदन करती है। क्या समझ में आ गया? तो इस गुल्लक में कुछ तो अपेक्षित राशियां हैं ही कि ये व्यय इस पर भारित है, इस गुल्लक पर, किस पर, भारत की संचित निधि पर। समझ में आ गया? तो वो मैंने बता दिया कि कौन कौन से, कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, पेंशन, अन्य व्यय निकालने हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते, पेंशन निकालना है। साथ में मैंने बता दिया आपको, भारत सरकार जो ऋण लेती है वो वापस करना है तो इसी से करना है, ब्याज देना है तो इसी से देना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन भी इसी गुल्लक से देने हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब रिटायर हो जाएंगे तो उनके पेंशन भी इसी गुल्लक से देनी है। जब तक वो काम करेंगे किसी राज्य में तो राज्य की संचित निधि से मिलेगा उनको वेतन, लेकिन पेंशन जो होगी वो भारत की संचित निधि पर भारित होगी। ठीक है। साथ में मैंने बताया नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक, और साथ में मैंने बताया ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट, उसके निर्णय, डिक्री, पंचाट के लिए जो अपेक्षित व्यय होते हैं वो भी वहीं से दिए जाएंगे। और अगर इस पर कोई और भारित करना है तो वो संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। तो बजट में अनुमानित व्यय को दो मदों में, अब दो मद कौन कौन सी बताई थी मैंने, दो मदों में पृथक पृथक दर्शित किया जाता है। पहला हो गया भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशियां, जो मैंने अभी बताई, जो क्या किया। दूसरी होती है भारत की संचित निधि से व्यय के लिए अपेक्षित अन्य राशियां। अब और अन्य राशियां भी जो निकलेंगी वो कहां से निकलेंगी? भारत की संचित निधि से निकलेंगी। कहां से निकलेंगी? ठीक है। अच्छा, ये भी बता दूं आपको, ये जो दो गुल्लक हैं, क्या, एक भारत की संचित निधि और एक आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि 500 करोड़ तक होती है मेरे ख्याल से, जो उसमें होता है, कितना होता है, 500 करोड़ रुपए। उसमें से राष्ट्रपति ने निकाल दिए माना 400 करोड़। तो ये जो भरपाई होगी ना इसमें, फिर यहां से निकाल के रखना पड़ता है उसमें, वो उसको कम नहीं करते हैं आकस्मिक निधि को कभी भी। आकस्मिकता आ गई, राष्ट्रपति ने उसमें से खर्च करवा दिया, एक लिमिट होती है वैसे खर्च करने की, चलो 200 करोड़ निकाल दिया माना, 300 करोड़ रह गया, अब 200 करोड़ कहां से आएंगे? फिर यहीं से डालना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक। बजट में कुल 6 चरणों में विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। अब आपको ये याद करना है कितने चरणों में, 6 चरण। क्या? प्रथम चरण में बजट को प्रस्तुत किया जाता है, द्वितीय चरण में बजट पर सामान्य विचार विमर्श या चर्चा की जाती है। विचार विमर्श या चर्चा दूसरे चरण में, विचार विमर्श या चर्चा दूसरे चरण में की जाती है। तीसरे चरण में क्या होता है? विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। इस चरण में संसद की स्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि को विस्तार से पड़ताल करके रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। अनुदान की मांग, अभी आप पढ़ेंगे आगे, सब पढ़ना है आपने, अनुदान भी पढ़ने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, है ना, तो ये सब आगे चलेगा अभी। तो अनुदान की मांगों पर विचार करके से पारित किया। 5वें चरण में विनियोग विधेयक पारित किया जाता। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता भाई, अप्रोप्रिएशन बिल, क्या, अब होता क्या है, ये क्वेश्चन मेंस में लिखने के लिए आते हैं। विनियोग विधेयक 20 शब्दों में लिखो, विनियोग विधेयक 50 शब्दों में लिखो। मैंने कहा सिलेक्शन मिलता है लिखने पे, इस पर पता चला आप सांसद बन गए, सांसद बन के आपने विनियोग विधेयक भी देख लिया, फिर वैसे तो यूपीएससी में क्यों बैठोगे आप उसके बाद, सांसद बनने के बाद, है ना, पर माना आप बैठे और नहीं लिखा आपने तो नंबर नहीं मिलेगा। नंबर किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के दिन में भी बल्ब जलाकर क्या कर रहा है, बैठ बैठ के रट रहा है, याद कर रहा है, और उसने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया विनियोग विधेयक को, नंबर उसको मिलेंगे। समझ पर नहीं मिलते हैं नंबर, पहले ये बता दूं। किस पर? समझ पर भी नहीं होते हैं सिलेक्शन। कहीं आप ये सोचो कि आप समझदार हो बहुत, कई चीजें ऐसी होती हैं कि क्या करते हैं बच्चे, कॉपी पेस्ट किया, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ, पता नहीं है कहां पे लगता है, पर हो गया 10वीं 11वीं 12वीं पास हो गए। क्या हो गए? कई प्रैक्टिकल किए, डार्क रूम प्रैक्टिकल किए, फ्रिंजेस दिखाई, ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ मानी है, बट कर लिया, थीटा फाई जीटा वीटा सब करके हो गए एमएससी। समझ में आया क्या? नहीं आया। न्यूटोनियन इक्वेशन समझ में आई? नहीं आई, पर क्या कर दिया, कर लिया बस। क्या हो गया कि निष्णांत हो गए जी, हम मास्टर डिग्री ले ली हमने, है ना, और घर में फ्यूज उड़ा और उसको लगा ही नहीं पाए,
एमएससी फिजिक्स, है ना। डायोड वॉल पहली बार सामने रखा गया, आपने कहा ऐसा तो है ही नहीं, हमने तो दूसरे किस्म का देखा था, हमने तो जी ऐसा बनाया था, ऐसे बनाया था, प्लेट बनाई थी, एक फिलामेंट बनाया था, ये तो कुछ है ही नहीं, इतना सा है जी डायोड, ये क्या है, ये तो नहीं है डायोड। तो दरअसल क्या है कि मैंने कहा कि शिक्षा नीति जो है अभी थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या नहीं है? मैं तो इसका भी विरोध करता हूं कि ये तरीका सही नहीं है कि आपने, क्योंकि पहले एक टाइम ऐसा आया तोते निकले, सब जो तोते थे वो क्या हो गए, बन गए यूपीएससी में, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया, फिर रिफॉर्म लाए वो, फिर कुछ चेंजेस किए उन्होंने, है ना, फिर वो तोतों का जमाना चला गया, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, याद करना पड़ता है भाई। दो तरह के तोते होते थे, एक अच्छे तोते, एक बुरे तोते। अच्छे तोते तो फाइनल तक क्या निकाल देते थे, लेकिन कुछ लोग क्या, कहां पर, क्योंकि समझ देखी जाती थी इंटरव्यू में, देखते थे यार इसने नंबर कर तो दिया इसने मेंस बार, लेकिन क्या बातचीत करने में तो सही है नहीं, फिर नंबर कम मिलते थे, फिर बाहर हो जाता था। चलो, तृतीय चरण में विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, ये बता दिया मैंने। अच्छा, पांचवें चरण में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, यहां से क्वेश्चन बनाता हूं मैं, विनियोग विधेयक कौन से चरण में पारित किया जाता है? आंसर पांचवें चरण में। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता था मैं कि अनुदान मांगों पर विचार करके कब पारित किया जाता है? अनुदान की मांगे जो होती हैं वो इससे पहले वाले चरण में, यानी चौथे चरण में। अनुदान की मांगे चौथे चरण में, विनियोग विधेयक पांचवें चरण में, और अंत में वित्त विधेयक पारित करके। वित्त विधेयक कब? अंत में वित्त विधेयक पारित करके भारत सरकार को उस वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रभावी किया जाता है। वित्त विधेयक आप पढ़ चुके हैं पहले, है ना, 117 आप पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया था 117 के बारे में, ठीक है। फिर बजट की प्रस्तुति एवं आम बहस। अब बजट की प्रस्तुति और आम बहस कैसे होती है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। बजट कहां पर पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है, इसके बाद इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पर पहले कहां किया जाएगा? लोकसभा में। जैसे धन विधेयक पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ऐसे बजट भी कहां होता है? लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बहस की शुरुआत विपक्षी दल का नेता करता है। क्या करेगा विपक्षी दल का नेता? ऐसा तो है नहीं वाह वाह करेगा, है ना, भर्त्सना ही करेगा बजट की, क्या कमियां निकालेगा कि नहीं जी ये तो अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा तो बोलेगा कि चुनावी माहौल है, लोक लुभावन क्या है, लोक लुभावन बजट है। जनता को अवगत कराएगा देश की कि आपका टैक्स इसलिए नहीं बढ़ा है, चुनाव आने वाला है। क्या है? ये आपको ये रियायतें इसलिए दी गई है, चुनाव आने वाला है, ये लॉलीपॉप है, ऐसे करके बोलेगा विपक्ष का नेता। विपक्ष हमेशा क्या करेगा? कमियां निकालेगा उसमें, ठीक है। तो बहस की शुरुआत विपक्षी दल का नेता करता है। बहस के दौरान ना ही कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है और ना ही कोई मतदान होता है। बहस में ना तो संशोधन, ना सिर्फ बहस होती है। अब क्या होता है? अनुदान की मांगे, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांग। अब ये इतना ही आता है मेंस में लिखने के लिए, अनुदान की मांग, बस अब उस पर लिखना है। क्या लिखोगे? आप लिखोगे आर्टिकल 113 के अनुसार बजट में अनुमानित ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित है, संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते। पहली लाइन ये लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? आर्टिकल 113 के अनुसार बजट में अनुमानित ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित हैं, संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते। भाई संसद पे भारित व्यय बता दिया मैंने, राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते, पेंशन बता दिया ना, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, इस पर क्या बहस करनी है? इस पर क्या मतदान करना है? ये तो ऑलरेडी भारित है। पहली लाइन ये लिखना कि आर्टिकल 113 के अनुसार बजट में अनुमानित ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि पर क्या है? भारित है, उन पर संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते हैं। अतः जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है, जो एक्सपेंडिचर भारत की संचित निधि पर भारित है, उस पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता, उस पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता है। किंतु इस पर संसद में चर्चा की जा सकती है, बहस की जा सकती है। बजट में अनुमानित अन्य व्ययों को, अब मैंने दो तरह की मदें बताई थी, एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, एक मैंने बताया था भारत की संचित निधि से व्यय के लिए अपेक्षित राशियां, उस पर क्या करेंगे? बजट में अनुमानित अन्य व्यय को अनुदान की मांग, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरे प्रकार की जो मद बताई थी मैंने, मद समझ रहे हो,
एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय थे, उन पर कुछ नहीं होता है, मतदान चर्चा की जा सकती है, मतदान के लिए नहीं रखे जाते। दूसरे प्रकार के जो मैंने बोला था कि भारत की संचित निधि से व्यय के लिए अपेक्षित अन्य राशियां अब राष्ट्रपति की अनुमति से, किससे, राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा के समक्ष रखा जाता है। किस रूप में रखा जाता है? अनुदान की मांग यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में रखा जाता है। लोकसभा अनुदान मांग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। क्या कर सकती है? इस पर राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता। अनुदान की मांग पर राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता। ठीक है। यदि लोकसभा अनुदान की मांग को अस्वीकार कर देती है या उसमें कमी करने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में ही माना जाता है। किस रूप में? अरे भाई, सीधी सी बात है कि भारत की संचित निधि से व्यय के लिए अपेक्षित अन्य राशियों को अनुदान की मांग के रूप में राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया सरकार ने। किसने? सरकार ने। मतदान हुआ। अब ये सरकार के लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं में से कुछ 4 लोग हैं पीछे या जितने भी हैं कि इन्होंने वो 50% + 1 वाला जो आंकड़ा है जिससे सरकार बैठी हुई थी, वो क्या कर दिया उन्होंने, 4 लोगों ने अगेंस्ट में क्या कर दिया, वोटिंग कर दी। इसका मतलब आपकी जो सरकार है, आपके ही लोग आपके साथ नहीं है। इसका मतलब आपको बैठने का कोई क्या नहीं है, अधिकार नहीं है सरकार में। इसीलिए प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। जहां भी सरकार कोई चीज रखवा रही है और वो गिर जाए तो समझ लो सरकार के लोग सरकार के साथ नहीं है, आंकड़ा पूरा है ही नहीं। सरकार में बैठने के लिए 50% + 1 क्या 50% से एक सांसद ज्यादा चाहिए होता है। ये अलग बात है कि इस समय ज्यादा है, बहुत क्या है, और आगे आने के लिए बोल रहे हैं कि और ज्यादा लेके आएंगे हम। ठीक, लेकिन मैंने कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार खाली 50% + 1 पर बनती है। माना 50% + 1 पे आपकी सरकार बैठी है, आपने एक अनुदान की मांग प्रस्तुत की लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर और वो गिर गई, तो इसका मतलब वो जो पीछे के 4 लोग हैं वो आपके साथ नहीं है, यानी 50% + 1 का आंकड़ा आपके पास नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। यदि लोकसभा अनुदान की मांग को स्वीकार कर देती है, उसमें कमी करने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और इसे अविश्वास प्रस्ताव के ही समान माना जाता है। ठीक है। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाती है, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, अन्यथा नहीं। तो भाई अनुदान की मांग जो हमने पढ़ी थी वो 3य चरण में पढ़ी थी कि चौथे चरण में? चौथे चरण में पारित किया जाता है। चौथे चरण में पारित किया जाता है ना अनुदान की मांग को। 5वें चरण में हमने क्या पढ़ा था? विनियोग विधेयक। अब इतना ही लिखने के लिए आएगा विनियोग विधेयक आपके पास। क्या? अब कभी कभी समस्या तब उत्पन्न होती है जब 20 शब्दों में लिखने के लिए आते हैं। 20 शब्दों में बहुत कम होते हैं सब, 20 शब्दों में समझाना है। 50 में एक बार के लिए आप समझा सकते हो। अच्छा 20 में लिखना है तो कैसे लिखना है, तो कटिंग करनी होती है, वो मेंस में समझाऊंगा मैं। फिलहाल आप पूरा पूरा पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि प्री में क्या है, सब इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो किताब में जितने काले अक्षर है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। 114 एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। 114 क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। 114 में कहा गया कि भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अब इसको आप हमेशा के लिए याद कर लो। क्या भाई, भारत की संचित निधि में से व्यय के लिए अपेक्षित अन्य राशियां दूसरे प्रकार की मद थी, लेकिन अब उसमें से निकाले, इस गुल्लक में से निकालें कैसे? तो विनियोग विधेयक से ही निकाला जाएगा। किससे निकाला जाएगा? एप्रोप्रिएशन बिल से ही निकाला जाएगा। कहां लिखा हुआ? 114 में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? 114 में लिखा हुआ। अतः लोकसभा द्वारा अनुदान की मांग पारित करने के बाद, अनुदान की मांग पारित करने के बाद विनियोग विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक लोकसभा में, कहां? एप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अनुदान मांगे तथा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निर्दिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है। अब यहां पे भी वही लाइन आ गई, वो वित्त विधेयक में पढ़ा था हमने, वैसी लाइन यहाँ पे भी पढ़नी है। प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है और उसे धन विधेयक की प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जाता है। इसका मतलब वही राज्यसभा में जाएगा, कितने दिन? 14 दिन रहेगा, करेगी तो ठीक, नहीं करेगी तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा ना।
विनियोग विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके द्वारा कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जो अनुदान की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य यानी डेस्टिनेशन को बदलने या भारत की संचित निधि पर भारित रकम में परिवर्तन करने वाला है। कोई संशोधन यदि उक्त प्रकार का है या नहीं, इसका विनिश्चय सदन का पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जो अनुदान की राशि में परिवर्तन करने, अनुदान की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने या भारत की संचित निधि पर भारित रकम को परिवर्तन करने वाला है। अगर ऐसा है तो भी गड़बड़ है भाई। इसका मतलब आपके लोग आपके साथ नहीं है, सरकार के लोग। भाई अगर सरकार ने बोला 100 रुपए तो 100 ही रुपए, फिर 99 रुपए नहीं, फिर 101 रुपए नहीं, फिर 100 रुपए। कितना? ठीक है। उसके बाद अब हमने पढ़ना वार्षिक वित्त विधेयक। क्या पढ़ना है? वार्षिक वित्त विधेयक। बजट के कर संबंधी प्रावधानों को अन्य विधेयक में समाविष्ट किया जाता है, इसे वार्षिक वित्त विधेयक कहा जाता है। बजट के कर संबंधी, कर को याद रखना आपने, टैक्स, कर मतलब टैक्स, कर संबंधी प्रावधानों को अन्य विधेयक में समाविष्ट किया जाता है, इसे वार्षिक वित्त विधेयक कहा जाता है। इसे वित्त मंत्री के बजट भाषण के तुरंत बाद प्रस्तावित किया जाता है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, कहां से? वार्षिक वित्त विधेयक वित्त मंत्री के बजट भाषण के तुरंत बाद प्रस्तावित किया जाता है। यह एक धन विधेयक होता है जो बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल और वार्षिक वित्त विधेयक दोनों एक साथ क्या किए जाते हैं? पास किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं या पास किए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो, कहने को तो बहुत कठिन है भाई और कहने को बहुत आसान है। क्या क्या है? कठिन और आसान। तो थोड़ा सा आप अपने बचपन में याद करें, कई चीजें ऐसी थी जो आपको नहीं आती थी, लेकिन अब वो आपको पूरी पूरी समझ में आती है कि हम पढ़ते क्या थे। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही ये होता है। इसमें भी क्या करना पड़ता है? पहले याद करते हुए चलो। क्या करो? लिखते चलो, लिखते चलो, बार बार लिखो, से बार बार लिखो, इतनी बार लिखो कि बिना देखे आप उसे लिख सको। उसके बाद जब आप लिख लोगे, और कभी आप लिखना और उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन से अपनी कॉपी निकालना, तो आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि उसमें नंबर मिले हुए होंगे। क्या होंगे? अब आप बोलेंगे नंबर कैसे मिले, मेरी तो समझ है ही नहीं। तो मैंने कहा आपको कि समझ पर नंबर नहीं मिलते। किस पर मिलते हैं? लिखे हुए पे नंबर मिलते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्या? जो बहुत जल्दी में तैयारी करते हैं, बहुत जल्दी निकलते हैं जो लोग, वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं कि मेरी समझ में आया कि नहीं आया। उन्हें पता होता है कि क्या करना है। उन्हें पता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा विनियोग विधेयक से, ये 4 नंबर का आएगा, मुझे ये तैयार करना है। कर लिया तैयार, लिख लिया, ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। और कौन लोग डूबते हैं? वो लोग जब तक कि वो बिल्कुल देख नहीं लेते कि अब संसद में होता कैसे होगा, कैसे पेश किया जाता है, मतलब वो बिल्कुल बारीकियों में जाकर बहुत गहराइयों में चले जाते हैं, वो फिर वो ऊपर नहीं आ पाते। जब तैरना सीखना है आपने, तो बहुत नीचे भी अगर तलहटी में चले गए, चैलेंजर डीप, है ना, फिर ऊपर नहीं आ पाओगे। समझ में आया? ठीक है। वार्षिक वित्त विधेयक बता दिया मैंने। अन्य अनुदान, अदर ग्रांट्स, संविधान के 115, 116। आप किसमें जाएंगे? ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सुनने में बहुत बेकार लगते हैं। अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान समझ में ही नहीं आता। हेडिंग 115 कहता है, 116 कहता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपादानुदान। ये सब मेंस के क्वेश्चन है। किसके हैं? और प्री में भी बन रहे हैं, यूपीएससी प्री में बनाती है। यहां से अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स, आर्टिकल 115 एंड आर्टिकल 116, वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, यानी लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट्स, प्रत्यानुदान यानी वोट ऑफ क्रेडिट, और अपवादानुदान, अपवाद जहां पर भी आएगा एक्सेप्शन वर्ड आएगा, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, क्या? अपवादानुदान। तो ये सब मेंस के क्वेश्चन है, और 2-2 नंबर और 4-4 नंबर के हैं। कितने के हैं? 2 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा आपसे, तो कृपया इनको ढंग से पढ़ें, ठीक है। अब भाई अन्य अनुदान तो संविधान के 115 तथा 116 के तहत असाधारण या विशेष परिस्थितियों में बजट के अतिरिक्त कुछ अन्य अनुदान संसद द्वारा, क्या? अन्य अनुदान संसद द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 115 किसके बारे में बताता है? अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में बताता है।
अनुपूरक बोलते हैं सप्लीमेंट्री को। किसको बोलते हैं? आपका अतिरिक्त बोलते हैं एडिशनल, और अधिक बोलते हैं एक्सेस ग्रांट्स। तो 3 तरह की ग्रांट्स पढ़ रहे हैं हम 115 में। एक पढ़ रहे हैं अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री, दूसरी हम पढ़ रहे हैं अतिरिक्त यानी एडिशनल, और तीसरी हम पढ़ रहे हैं अधिक अनुदान यानी एक्सेस ग्रांट्स। समझ में आ गया? तो भाई 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में तथा आर्टिकल 116। अब जब हम 116 पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा वोट ऑन अकाउंट्स यानी लेखानुदान। अकाउंट जहां पर आएगा वहां पे मतलब लेखा, तो लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट्स, दूसरा प्रत्यानुदान यानी वोट ऑफ क्रेडिट्स, और अपवादानुदान अपवाद एक्सेप्शनल ग्रांट्स। इन 3 के बारे में फिर हमने किसमें पढ़ना है? 116 में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, अच्छा 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान के बारे में। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक बोलते हैं सप्लीमेंट्री और अतिरिक्त बोलते हैं एडिशनल। ठीक है, तो आर्टिकल 115 के अनुसार जब विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत कोई रकम, ऐसा ही लिखना होता है भाई वहां पर, पहले ही बता दूं। कहां? अभी आप प्रथम चरण को पार करेंगे, द्वितीय चरण में मेरी बात समझ में आएगी। अभी हो सकता है मेरी बात समझ में ना आ रही हो, है ना। आंवले का स्वाद बाद में आता है, कब आता है? खाते भी नहीं मजा आता उसे, लेकिन जिस दिन आप प्री निकालेंगे उस दिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 115 के अनुसार जब विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए कम पड़ गई हो। अभी तक जितना हमने पढ़ा पूरा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कम पड़ गई हो। क्या पड़ गई हो? अरे भाई घर में आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए किसी काम के लिए, वो कम पड़ गए। क्या पड़ गए? कम पढ़ते हैं, कभी कभी कम ही पढ़ते हैं, कितना भी दे दें वो। आप चाहते हैं कि बस वो क्या सारा ही दे दें तुम्हें, है ना। तो मेन लाइन जो याद करनी है आपने कि अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान को जब आप लिखेंगे तो उसमें आपने ये बोलना है कि कम पड़ गई है। क्या कम पड़ गई भाई? क्या कम पड़ गई? रकम कम पड़ गई। कौन सी रकम? वो विनियोग, क्योंकि देखो हर चीज को जोड़ के चलो। 114 कहता है कि संचित निधि से कोई धन निकालना है तो विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जाएगा। ठीक है साहब, विनियोग विधेयक से निकाल भी दिया हमने, विनियोग विधेयक से क्या कर दिया? निकाल दिया। ठीक है, लेकिन क्या हो गया? कम पड़ गया। अब कम पड़ गया तो क्या करोगे? 115 के अनुसार, अब एक एक लाइन करके पढ़िए। 115 के अनुसार जब विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत, यानी विनियोग विधेयक के माध्यम से प्राधिकृत भी हो गई, ओके भी हो गया। क्या हो गया? ओके हो गया। विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर, किसी, साथ में लिखना पड़ता है चालू वित्तीय वर्ष। अब ऐसे थोड़े कि 1 साल बाद बोल रहे आप कम पड़ गई जी, उसी वर्ष 1 साल के लिए दी जाती है ना। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए, किसके लिए? कम पड़ गई है। कम पड़ गई है, बार बार याद करो, क्या हो गई है? कम पड़ गई है। या कोई ऐसी नई सेवा जिसका उल्लेख वार्षिक बजट में ना हो, या कोई ऐसी नई सेवा जिसका उल्लेख वार्षिक बजट में ना हो के लिए धन आवश्यक हो। अचानक से एक नई सेवा आ गई, उसके लिए धन चाहिए, अब उसका बजट में कोई क्या नहीं था प्रावधान। अब क्या करें भाई? तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान यानी सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट की मांग रखवाता है। क्या रखवाता है? हर चीज का तोड़ कर रखा है संविधान में। यार एक लाइन में तो बोल दिया कि 114 में सीधे सीधे बोल दिया कि भारत की संचित निधि, वो गुल्लक जो है, उसमें से अगर पैसा निकालना है तो एप्रोप्रिएशन बिल द्वारा ही निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। अब अन्यथा नहीं तो क्या? कम पड़ गया तो क्या वहीं पे बैठ जाओगे? माना आपको पैसा दिया, आपको कहा जाओ वहां जाना है आपने, अब आप वहां गए और आपने खाया पिया और कम पड़ गया, अब क्या करोगे? वहीं बैठे रहोगे जीवन भर। अब कैसे मांगे घर वालों से? हाँ जी, दरअसल इन्हें दिल्ली भेजा, इनको पिताजी ने या माताजी ने पैसे दिए कि भाई, उन्होंने अपने हिसाब से दिए कि जो नॉर्मल बस होती है उसमें जाएंगे, नॉर्मल जगह पे खाना खाएंगे, पर ये तो थे क्या?
शहंशाह हिंदुस्तान सल्तनत मुगलिया, ये गए किसमें? वॉल्वो में। किसमें? वॉल्वो में गए, ठीक है। और वहां जाके क्या 3 स्टार में खाना खाया इन्होंने। अब क्या हो गया? पैसा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? किस मुंह से मांगेंगे? वहां से पिताजी ने पहले ही बोल दिया था, बेटा ये है बस, इसमें ही वापस आना है, वो काम निपटा के आना है। लेकिन हो गया, गड़बड़ हो गया। अब कैसे आएंगे? कैसे मांगेंगे? तब भाई समझ लीजिए कि तब ये इसकी व्यवस्था की गई है, अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान। घर वाले छोड़ थोड़े देंगे वहीं पर, ये थोड़े बोलेंगे कि अब वहीं रहो, वहीं बस जाओ। बुरा मत मानना, भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली, है ना। मान भी लोगे तो क्या कर लोगे? क्यों? मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए। अब वो हमेशा याद रहेगा उन्हें कि अब अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान क्या होता है। अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गई है। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग रखवाता है, यानी सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट्स की मांग रखवाता है। इतना ही लिखना होता है भाई, इतना। और 4 नंबर खरे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 16 में से 16 नहीं मिलेंगे, 2 में से 2 मिलेंगे, 4 में से 4 मिल सकते हैं। 4 में से वैसे 3 की संभावना होती है मिलने की, है ना, पर 4 में से 4 भी मिल जाते हैं कई बार। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख दिया, 4 में 4 मिल। वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। 50 शब्द बोले, 50 शब्दों में लिखना है। कितने में? अब वो कौन से शब्द थे जिनका चयन आपने किया? हो सकता है एग्जामिनर को पसंद ना हो वाला शब्द, तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट शब्द है, इनको कोशिश करें क्या करने की, ठीक है। अब भाई अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट्स, क्या? जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, ये जरूर बोला जाता है वित्तीय वर्ष के दौरान, ये थोड़े कि क्योंकि एक साल का हो रहा है ना, बजट 1 साल का होता है। अब ये थोड़ा कि इस बार की बात को आप 3 साल बाद बोल रहे हो कि जी आपने दिल्ली जाने के पैसे दिए थे, कम पड़ गए थे जी, उसे समझ में आया? जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा के लिए जो अनुदान की गई थी रकम, अनुदानित रकम से अधिक रकम उस सेवा पर व्यय हो गई हो, से अब यहां पे जो मेन कीवर्ड है वो क्या है? से अधिक रकम खर्च हो गई। 100 रुपए दिए थे, 150 खर्च कर दिए, अब क्या होगा? 50 कहां से आएंगे? तो अनुदानित रकम से अधिक रकम उस सेवा पर व्यय हो गई हो तो राष्ट्रपति लोकसभा में अधिक अनुदान यानी एक्सेस ग्रांट्स की मांग रखवाता है। बस इतना ही लिखना है। इतना ही लिखना है। वित्तीय वर्ष के पश्चात इस पर लोकसभा में मतदान होता है, किंतु लोकसभा में मतदान के लिए रखे जाने से पूर्व इसके लिए संसद की लोक लेखा समिति, कौन सी? पब्लिक अकाउंट कमेटी की अनुमति आवश्यक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अभी आपने आगे चलकर समितियां पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई? अभी आप प्राकलन समिति पढ़ेंगे, एस्टिमेट कमेटी जिसको बोलते हैं। अभी आप पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ेंगे, है ना। अभी आप लोक उपक्रम समिति पढ़ेंगे। भारत सरकार के जो उपक्रम होते हैं उनके लिए भी क्या होती है? कमेटी होती है। तो मैंने कहा कि वित्तीय वर्ष के पश्चात इस पर लोकसभा में मतदान होता है, किंतु लोकसभा में मतदान के लिए रखे जाने से पूर्व इसके लिए संसद की लोक लेखा समिति की क्या? पब्लिक अकाउंट कमेटी की अनुमति आवश्यक होती है। किसके लिए? एक्सेस ग्रांट्स के लिए। एक्सेस ग्रांट्स के लिए। ध्यान मत भटकाओ, इधर उधर भटके तो गए। क्या कहा मैंने? एक्सेस ग्रांट्स के लिए लोक लेखा समिति की अनुमति जरूरी होती है। क्या करने के लिए? संसद में उसको रखने और पास करने के लिए। चलिए अब आता है लेखानुदान। अब 116 में पहुंच गए हम। कहां पहुंच गए? देखो बेयर एक्ट के साथ पढ़ोगे ना, बेयर एक्ट में क्या होता है कि आर्टिकल नंबर वाइज लिखे हुए हैं। किताब में नहीं पता चलता हम पढ़ के आ रहे हैं, किताब में तो खो जाता है आदमी। आपको अब पता चल रहा हो कि हम लेखानुदान के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी वोट ऑन अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेखानुदान क्या होता है, ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। यह एक अग्रिम व्यवस्था है। सबसे पहली लाइन अगर आपने कर दी, दिल जीत लिया किसका? एग्जामिनर का। यह एक अग्रिम व्यवस्था है। क्या है? अग्रिम व्यवस्था किसको बोलते हैं? हाँ जी, हाँ, अब समझ में आएगा, आने वाली चीजों से पहले ही, है ना। ठीक है, अग्रिम व्यवस्था है। संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना जरूरी है। ये 114 में कहा गया है। अब ये लाइन बड़ी दिक्कत करती है कि 114 में कहा गया कि संचित निधि से धन निकालना है तो
विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल पारित करना पड़ेगा। परंतु यदि किसी कारणवश किसी वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए अनुमानित व्यय हेतु विनियोग विधेयक पारित करना संभव न हो तो मतलब यहां पे रुकना है आपने कि किसी कारणवश, क्या किसी कारणवश किसी वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए अनुमानित व्यय हेतु, किसके लिए, अनुमानित व्यय हेतु विनियोग विधेयक पारित करना संभव ना हो तो, यहां पे आश्चर्य करना है आपने। फिर लोकसभा ऐसे वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए अग्रिम अनुदान भारत की संचित निधि से दे सकती है। अग्रिम अनुदान, अग्रिम, अभी एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ लेकिन दे सकती है। कहां कह रखा है, 116 में कह रखा है। कहां पे कह रखा है? अतः लेखानुदान संघ सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। क्या करता है? अनुमति प्रदान करता है। इसे लेखानुदान या अग्रिम अनुदान कहा जाता है। यह सामान्यतः पूरे वर्ष के लिए अनुमानित व्यय का 6वां भाग 2 माह के व्यय के बराबर होता है। 1/6 कितना होता है? ऐसा नहीं कि पूरा दे देंगे। 1/6 कितना हुआ भाई? माना 100 रुपए हैं तो 1/6 कितना हुआ? अगर माना 100 रुपए अनुमानित है तो 100 रुपए का 1/6 कितना हुआ? हाँ जी, 16 पॉइंट समथिंग है ना। इतने ही मिलेंगे, 100 नहीं मिलेंगे, 2 माह के लिए मिलेंगे। 2 माह के बराबर का जो व्यय होता है उतने ही मिलेंगे। 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने का ये मान के चलो कि 1/6 मतलब 2 महीने का अगर हम ले तो 1/6 6 बार करना पड़ेगा हमें, 1/6 ही मिलता है। 2 माह का जो व्यय होता है उतना ही मिलता है। क्या? लेखानुदान। कितना? हाँ, तो लेखानुदान संघ सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है, उसी को लेखानुदान बोलते हैं। इसे लेखानुदान या अग्रिम अनुदान भी कहा जाता है। अग्रिम अनुदान इसलिए बोल रहे हैं कि भाई अभी क्या अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ संसद में और भारत की संचित निधि से धन निकालना तो अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा ही निकाला जा सकता है। अब क्या करें, खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, तो लेखानुदान के माध्यम से 1/6 निकालने की अनुमति है। ठीक है, 2 माह के बराबर का व्यय जो होता है। अब लेखानुमोदन एवं अंतरिम बजट में अंत। लेखानुदान तो लेखानुमोदन सरकार के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रत्यानुदान, एक क्या होता है? ये भी किसमें है? 116 में है प्रत्यानुदान, जिसको बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट, वोट्स ऑफ क्रेडिट। वोट्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है, फिर ध्यान दें सबकी डेफिनेशन ना ऐसे लगेगी आपको हर जगह कमी पड़ रहा है, अलग अलग, कहीं पर अग्रिम शब्द होगा, जो कीवर्ड होते हैं उससे नंबर मिलते हैं आपको। जैसे ये अग्रिम व्यवस्था है लेखानुदान में, इससे आपको, जैसे आपने लाइन लिखी ना लेखानुदान में, यह एक अग्रिम व्यवस्था है, आपने मतलब ये समझिए 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें से 1 नंबर खींच लिया इतने में। अब 3 नंबर और लिखने हैं। आप क्या लिखना है? ऐसे ही मैंने कहा प्रत्यानुदान, जब किसी सेवा के अति विशाल होने, जब किसी सेवा के अति विशाल होने या उसे उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण, पता ही नहीं है कितना खर्च होना है इस पर, बहुत बड़ी क्या है, सर्विस है, बहुत बड़ी सेवा है, उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांगों के विवरण को वार्षिक बजट के साथ नहीं दिया जा सकता, वार्षिक बजट के साथ नहीं दिया जा सकता, तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदत्त कर सकती है। इसे वोट्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, इसे प्रत्यानुदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेवा के अति विशाल होने, सेवा के अति विशाल होने या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण। जब आपने ये लाइन लिख दी तो समझ लो आपने 4 में से 2 नंबर खींच लिए। क्या कर लिए? शब्दों का ही तो खेल है। किसका खेल है? शब्दों का खेल है। एक व्यक्ति है जो मतलब बिना देखे बहुत बड़ी बड़ी क्या योजनाओं परियोजनाओं को ऐसे ही क्या कर देता है, बोल देता है।
एक व्यक्ति होता है कि कंफ्यूज हो जाता है बोलते बोलते कि मैंने क्या किया कि गाड़ी स्टार्ट की, क्या की, गाड़ी स्टार्ट की, फिर मैंने क्या किया, पेडल मारे, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, कि गाड़ी स्टार्ट की, पेडल कहाँ से मार दिए, तब तक साइकिल याद आ गई, होता ना। ऐसे मेंस लिखते हुए भी होता है, जब आप लिख रहे होते हो तो क्या होता है, लिखते लिखते लिखते, कई बच्चों का देखना जिन्हें अभ्यास नहीं होता, वो लिखते लिखते भूल जाते हैं कि मैंने लिखा क्या था, फिर वो पता नहीं क्या लिख देते हैं आगे। जो मतलब जिगजैग में चल रहा होता है उनका, क्रमबद्ध नहीं चल रहा होता है। जो टॉपर्स होते हैं उनको सिस्टमेटिक पता होता है, बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाकर कि पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। समझ में आया? ये थोड़े कि पहले आपने शूज पहन लिए, उसके बाहर से मोजे पहन लिए, है ना, क्या ऐसा होता है क्या? आपने कहा नहीं नहीं भाई, जो आपने दिए थे कपड़े वो सब पहन लिए मैंने, सारे पॉइंट हैं इसमें, पर क्या है कि देखने में ही क्या लग रहा है, आदमी जोकर लग रहा है। क्या लग रहा है? जोकर लग रहा है। पहले शर्ट पहन ली, फिर उसके बाद बाहर से अंडर शर्ट पहन ली, बन गए सुपरमैन, है ना? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब क्रमबद्ध। तो वैसे ही मेंस का आंसर भी होता है कि उसका एक फ्लो चार्ट बनाकर पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। इस चीज को आपने पहले लिखना है। सेवा के अति विशाल होने या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग के विवरण को वार्षिक बजट के साथ नहीं दिया जा सकता, तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदत्त कर सकती है। क्या कर सकती है? कितना अच्छा वर्ड है, अनुदत्त कर सकती है। क्या कर सकती है? ऐसे भी लिख सकते हैं, धन दे सकती है। बट हमें क्या करना, उसको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ कि मैं अति विशिष्ट हूं और मैं आने वाले समय का क्या हूं, टॉपर हूं, या टॉपर बालिका या बालक जो भी है, अनुदित कर सकती है। इसे प्रत्यानुदान कहते हैं। अपवाद अनुदान अगला अगला क्या है? ये भी 116 में आर्टिकल, ये भी क्या है? आर्टिकल 116 में एक्सेप्शनल ग्रांट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल ग्रांट्स। लोकसभा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है। क्या नहीं है? चालू किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है, उसके लिए भी अनुदान पारित कर सकती है। कौन? लोकसभा। अर्थात जो बजट में शामिल नहीं है, यानी बजट में शामिल नहीं है तो भाई अचानक अब चाहिए माना, तो क्या करेंगे? ऐसा बोलेंगे कि नहीं अब 1 साल का वेट करो, अब अगले बजट में हम क्या करेंगे उसको? नहीं, उसके लिए अपवादानुदान, अपवाद, एक्सेप्शन, बजट में नहीं था प्रावधान, लेकिन क्या किया गया, उसके लिए भी क्या किया गया, उसके लिए भी व्यवस्था है। तो लोकसभा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है, अर्थात जो बजट में शामिल नहीं है। इसे अपवाद अनुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट कहा जाता है। कई बार होता है देश में, किसको पता था कि कोरोना आएगा? किसी को पता था? किसको पता था कि यहाँ यूनिट्स लगानी पड़ेंगी और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को क्या करना पड़ेगा? मतलब बहुत सारी चीजें, पीपीई किट हो गया, या उसके बाद किसको पता था कि इतने लोगों को घर में बैठ के खिलाना पड़ेगा? किसी को पता था? भारत सरकार को पता था कि बजट पेश हो चुका था या पिछले साल के बजट में कुछ ऐसा प्रावधान था? कुछ भी नहीं था। किसको पता था कि 20 लाख करोड़ का क्या करना पड़ेगा, पैकेज देना पड़ेगा? जो लोग बेरोजगार हो गए, जो लोग क्या हो गए, तो भाई कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं क्या होती हैं बजट में, क्योंकि ऐसा होता है कि संविधान से बाहर नहीं जा सकते हम। भले ही ये कहा गया हो कहां पर, 114 में, कि भाई संचित निधि में से धन निकालना तो विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जाएगा। अब नहीं निकाल पा रहे तो अब क्या करेंगे? उसके लिए ये सारी चीजें, अपवादानुदान, प्रत्यानुदान, क्या लेखानुदान, अलग अलग व्यवस्थाएं दे रखी हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा तो ऐसा। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं इसके बाद आगे की चीजें बताऊंगा कि संसद में सामान्य प्रक्रियाएं क्या होती हैं, संसदीय प्रक्रियाएं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।